बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस इफेक्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आईआईटी जेई एडवांस को एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा लगता है। वो उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन बना देगा, क्वालिटेटिव क्वेश्चन बनाता है ना। उसमें वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेगा और एक क्वेश्चन बना देगा, है ना। और उसमें चारों ऑप्शन ही हमें सही लगते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। और हम ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। हमको लगता है ये टॉपिक्स तो बहुत ही सिंपल से हैं और ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो इनको छोड़ दो, बट ऐसा मत करा करो, ठीक है ना। और अगर वो क्वेश्चन एमएसक्यू बना दे तो फिर लंका लग जानी है ना। क्यों? क्योंकि उसमें चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं और फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसे ही इफेक्ट्स धीरे धीरे एक एक वीडियो में देखेंगे और उनको समझेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ वेव देखेंगे अपना। उसके बाद हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम कंडीशन ऑफ इजेक्शन देखेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है लाइट बीम गिरने से मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो कंडीशन क्या इजेक्शन की वो समझेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे इस इफेक्ट के बारे में और फिर इस इफेक्ट की ग्राफिकल स्टडी भी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वेव्स में तीन टर्म्स हम पढ़ते हैं ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी समझते हैं क्या होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव पीक्स दैट पास बाय अ गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम। क्या बोल रहा है? मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये है, ठीक है। अब इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव निकल जाती हैं वो मेरी कहलाएगी उस वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो अगर मैंने बोला कि ये एक वेव है, ठीक है, और इस पॉइंट पर इसकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज थी, तो आपको इस बात खुद समझ जानी है इतनी बात कि इस पॉइंट पर एक सेकंड में 25 वेव्स गुजर के चली गई होंगी, ठीक है ना, या 25 वेव्स की पीक्स गुजर के चली गई होंगी, ठीक है। आप समझते हैं वेवलेंथ क्या होता है। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन वेव पीक टू नेक्स्ट। मतलब ये एक वेव की पीक है और ये भी एक वेव की पीक है ना। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है ना। हर वेव के बीच में क्या होगी? सेम पीक होगी, सेम डिस्टेंस होगी, तो ये भी मेरी वेवलेंथ हो गई, ठीक। तीसरी बात क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द हाइट ऑफ द वेव measured from the center line between peak and the trough। देखो, सेंटर से चलो और पीक की डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड कहलाएगी, ठीक है। अब एक बात समझो एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो किसी भी वेव की इंटेंसिटी या फिर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की इंटेंसिटी मेरे इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर ही डिपेंड करती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि सपोज अगर मेरे पास एक फेंट बीम है और एक ग्लेयर बीम है, मतलब एक धुंधली लाइट है और एक चमकदार लाइट है, तो हो सकता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है कि उनकी वेवलेंथ सेम हो, बट उनका एम्पलीट्यूड हमेशा डिफरेंट होगा। एक जो ग्लेयर्ड बीम होगी उसका एम्पलीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी, और एक जो धुंधली बीम होगी, एक फेंट बीम होगी, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कम होगा और उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ बीम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये इस पोर्शन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी का हम आगे यूज करेंगे। देखो कैसे हम समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां से हमारी मेन स्टडी शुरू हो गई। तो दिस इफेक्ट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या कह रहा है? ये इफेक्ट है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना फ्रॉम द मेटल से, व्हेन इट इज, जब वो एक्सपोज्ड टू, संपर्क में आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। मतलब जब कोई मेटल किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन हम सबको याद होती है, क्वेश्चन हमसे किसी से नहीं बनती। क्यों? अब वो समझते हैं क्यों। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, सबसे पहले वो समझते हैं। इन कंक्लूजन को पढ़ने से पहले आप थोड़ी सी मेरी बातें सुनो और उससे अपने माइंड में मैप बनाओ, ठीक है। फिर हम इन कंक्लूजन को पढ़ेंगे, हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखो क्या है, कोई एक मेरा मेटल सरफेस है, ठीक है, उस पर एक लाइट गिर रही है, तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहली क्या?
उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ बॉन्ड्स बने होंगे कि नहीं, कुछ इंटरेक्शन होंगे कि नहीं, तो उन इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं। अगर सपोज मेरी जो लाइट गिर रही है वो उसकी जो एनर्जी है वो उन इंटरेक्शन एनर्जी जो हो रही है उससे कम है, तो क्या वो उस इंटरेक्शन को तोड़ पाएगी? नहीं। तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगी? नहीं। तो इसका मतलब जो लाइट गिर रही है उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना। पहली बात ये थी। दूसरी बात, अगर उस लाइट की एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज जो इंटरेक्शन हो रहे हैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उनसे ज्यादा है, तो क्या होगा, एनर्जी आएगी, मेटल से टकराएगी और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। मतलब एनर्जी आई, उसने अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ने में लगाई, उसको अपनी एनर्जी दी और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ द रेज एंड द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही लाइट आई वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं रहा। ठीक, ये थी दूसरी बात। तीसरी बात देखते हैं क्या है। जितनी ज्यादा मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी ज्यादा मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी भी मैंने समझ लिया ना, ठीक है ना, उतने ही ज्यादा एनर्जी के साथ मेरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में है क्या? फ्रीक्वेंसी है मेजरमेंट किसका, फोटोन की एनर्जी का, है ना। मतलब मेरी जो लाइट है वो किससे बनी हुई है, फोटोन से बनी होती है ना। बीम ऑफ लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, है ना, ये तो हमें पता ही है ना। तो जो वो फोटोन की एनर्जी है वही हमारा कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। अगर मैंने बोला इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब इसमें जो फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। तो जितनी ज्यादा फोटोन्स की एनर्जी होगी उतने ही वो ज्यादा इंटरेक्शन मतलब एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ेंगे, है ना, और उसी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा क्या, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन जितनी ज्यादा इंटेंसिटी किसी बीम की उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले। ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या बताता है, इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स। दोनों बातें बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से समझना। क्या कि इंटेंसिटी मेरी नंबर ऑफ फोटोन्स बताती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेरी उन फोटोन्स की एनर्जी बताती है। अगर मैंने बोला कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हो सकता है उस वेव में 5 ही फोटोन हो, लेकिन पांचों की एनर्जी हो सकता है 100 किलो जूल, 200 किलो जूल, 300 किलो जूल हो। लेकिन मैंने बोला इस वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हो सकता है उसमें 200 फोटोन हो लेकिन उसकी एनर्जी 5 किलो जूल हो। ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स, जितनी ज्यादा मेरी वेव की इंटेंसिटी उतने ही ज्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन। लेकिन जितनी ज्यादा मेरी वेव की फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा मेरी बीम की फ्रीक्वेंसी, उतनी ही एनर्जी के साथ मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे। लेकिन इंटेंसिटी तो चलो मेरे वेव की ज्यादा हो गई, मतलब कि मेरे वेव में इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा हो गए, है ना, और वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट भी जल्दी करा देंगे। लेकिन उनकी एनर्जी पहले इजेक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इजेक्शन कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इंटेंसिटी वाला फर्क पड़ेगा। सपोज इंटेंसिटी बहुत है, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें वो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके, तो फिर काय बात की इंटेंसिटी, है ना। वो इंटेंसिटी उनकी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है ना, और फ्रीक्वेंसी इतनी है कि हाँ इजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे लेकिन इजेक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा, इजेक्शन कराने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। समझ में आ गई। और जो मैंने बोला कि इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन को तोड़ दें, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसी एनर्जी को बोलते हैं, उसी वैल्यू को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है। इतनी पूरी ये कथा थी, ठीक है ना। मैंने आपको एक पूरा माइंड मैप दिया है सोचने के लिए। अब पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स। अब आपको इसके पॉइंट्स समझ में आएंगे। देखो कैसे। पहला पॉइंट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि लाइट की रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है ना। मैंने आपको बताया अभी कि मेरी इंटेंसिटी चाहे कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अगर वो उस इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन को तोड़ ही नहीं पा रही है तो
किस बात की वो इंटेंसिटी है? वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा पाएगी। तो क्या बोल रहा है वो? यही कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जब तक उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली with the frequency of the incident radiation but is independent of the intensity of the radiation। क्या कह रहा है? दूसरी बात कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी। अभी लीनियरली पे ब्रेक लगा दो, इसको अभी ग्राफ से समझेंगे ये लीनियरली क्या कह रहा है, ठीक है? अभी आप इतना समझो, इंक्रीज होगी, ठीक है? और दूसरी बात, इंडिपेंडेंट होगी रेडिएशन की इंटेंसिटी से, ठीक है? तीसरी बात क्या कह रहा है? Even at low intensities, electrons are ejected immediately if the frequency is above the threshold। मतलब हो सकता है कि मेरी वेव में 5 फोटोन है, ठीक है, इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, लेकिन पांचों फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा सकते हैं, ठीक है? तो भाड़ में जाए इंटेंसिटी, मेरे इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट होंगे, पांचों फोटोन यूज हो जाएंगे मेरे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। When a photon collides with an electron, it gives up all its energy. So we should expect electrons to appear as soon as the collision begin, provides the photon have the sufficient energy। वो क्या कह रहा है? अगर मेरे फोटोन्स के पास सफिशियंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए, हर जगह पर वो इतनी कंडीशन रख रहा है आपके सामने कि ये सब काम तभी होंगे जब फोटोन के पास इतनी एनर्जी है। तो इस बात को तो हमेशा याद रखना है, ठीक है ना? मतलब अगर मेरे फोटोन्स की वैल्यू, फोटोन्स की एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल से टकराए वो अपनी सारी एनर्जी तुरंत उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे और इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ बीम और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी बीच में छोटा सा भी अंतराल नहीं है आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क फंक्शन क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू इंफिनिटी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या कह रहा है? जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, उसी को मैं वर्क फंक्शन बोलता हूँ एक्चुअली में। मतलब जो मिनिमम एनर्जी, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, है ना? तो इतनी एनर्जी वो मेरा क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरा एक पॉइंट बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या? दिस इज लोवेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ए एलिमेंट। फर्स्ट ए सेकंड ए एलिमेंट कौन से? हलीना की रफ से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी वाले, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम फैमिली वाले। क्या कह रहा है कि इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स की जो वर्क फंक्शन होता है या जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। क्यों? इस बात को समझते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू कब ज्यादा होगी? थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। तो वो कब ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ा हुआ है ना? लेकिन सोडियम तो मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, कोई भी आके ले लो बस उससे, है ना? तो जब मेटल खुद ही मर रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो इसका मतलब सोचो उस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन मेटल के साथ कितना कम होगा। तो जितना कम इंटरेक्शन उतनी कम एनर्जी निकालने के लिए, और जितनी कम एनर्जी उतना ही कम थ्रेशोल्ड वैल्यू। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ चलो तो कौन मिलेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन पे नेगेटिव, ओहो अथा स्टेबल। फ्लोरीन तो देना ही नहीं चाहता, दूसरे से और ले लेगा, ठीक है ना? होते हुए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वो तो इसलिए फ्लोरीन की थ्रेशोल्ड वैल्यू सबसे ज्यादा, है ना? तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स की थ्रेशोल्ड वैल्यू सबसे कम होती है, उनका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। अब देखो ये इक्वेशन, देखो वर्क फंक्शन जो होता है इसको ये फाई से डिनोट करते हैं, ये फाई बना हुआ है ना, इससे डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को, ठीक है ना? अब समझते हैं इक्वेशन क्या चीज है, इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। देखो सपोज ये मेरा मेटल एटम है, मेटल है कोई, ठीक है? यहां से मेरी एक लाइट आई और इस पर इंसिडेंट हुई। इस लाइट की जो एनर्जी थी वो एच म्यू थी, ठीक है? E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ते हैं ना, उससे मैंने मान ली कि इस लाइट की एनर्जी एच न्यू थी। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कुछ फाई एनर्जी चाहिए थी, लेकिन मैंने एनर्जी कितनी दे दी? एच न्यू। तो एच न्यू में से अगर मैं फाई हटा दूं
तो अब जो एनर्जी बची वो कहाँ यूज हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में ना। ये तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने में, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने में यूज हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी तो मैंने आपको बताई है ना, तो बाकी की एनर्जी कहाँ लग गई? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में। मतलब मेरा एच म्यू इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और प्लस फाई, है ना। तो अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि हाफ एम बी स्क्वायर को इधर ले आऊं, मतलब फाई को इधर ले जाऊं, तो मतलब हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। वेरी गुड, यही लिखा हुआ है ना। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको y मान लूं, है ना, और मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी में एक कर्व बनाऊं, तो इक्वेशन देखो क्या बन रही है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, मतलब स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। ठीक, तो अब इस ग्राफ को पढ़ते हैं, ये क्या है। ये देखो, ये वाला ग्राफ, ये किस किस के बीच में बनाया गया है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ इक्वेशन, हाफ एम बी स्क्वायर या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। फाई क्या है मेरा? इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब कायदा क्या कहता है कि ऐसा ग्राफ कैसे बनना चाहिए? इस तरीके से बनना चाहिए, है ना। यहां पर काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं, तो मैंने यहां से इसको हटा दिया। ठीक है, तो जब मैंने यहां से इसको हटाया, अब मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अब समझो, तो ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे मैं अपना वर्क फंक्शन बढ़ा रहा हूं, मेरा ग्राफ आगे की ओर जा रहा है। वर्क फंक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? कि मैंने अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ा दिया, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हो गए, अब मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। और यहां पर ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली, ये इतना जो गैप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वही क्या? फाई। मतलब जब तक मेरी एनर्जी यहां थी, जब तक मेरी एनर्जी यहां थी, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। समझ रहे हो? जब तक मेरी वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। लेकिन जैसे ही मेरी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंची और उससे आगे पहुंची, मेरे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया, है ना। और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। समझ पा रहे हो ना इतनी बात को? बस यही ये ग्राफ दिखा रहा है। दूसरा ग्राफ क्या दिखा रहा है? इस वाले को देखो जरा। इसमें दिखा रहा है कि जैसे ही देखो, सबसे पहले तो ये बनाया गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे ही मैंने अपनी इंटेंसिटी बढ़ाई, ठीक, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए? इजेक्शन वाले बढ़ गए। और वैसी बात है, बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इतना तो समझ में आ रहा है कि इजेक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए जैसे ही मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई। लेकिन दोनों ग्राफ के लिए मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेम है। मतलब मेरी इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैंने अपनी वेव की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो वो कम एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू सपोज 5 होती उसकी, अगर मैंने वेव की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो हो सकता है वो 4 किलो जूल पर ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू मेरी सेम रहेगी चाहे मैं इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दूं। समझ में आ गई बात? तो इतना ही था बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक कंफ्यूजन रहता है कि सर कब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड होना और ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये सब चीजें ना भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पर, तो वो कैसे याद रखें?
तो 2 हीरोइन चिल्ला चिल्ला के अपने नाम के थ्रू ये वाली बात बता रही हैं। कौन कौन सी? कैटरीना कैफ और नरगिस फाकरी। क्या बता रही हैं देखो। कैटरीना का के उठा लो और कैफ का एफ उठा लो, ठीक है। तो के से क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, और एफ से क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। मतलब जितनी ज्यादा मेरी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही मेरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। बहुत सिंपल था। दूसरी बात, नरगिस का एन उठा लो और फाकरी का आई उठा लो। अब ये क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स, और ये क्या डिनोट कर रहा है? इंटेंसिटी। मतलब जितने ज्यादा मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी, जितनी ज्यादा मेरी इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, बशर्ते उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी प्यारी सी हीरोइंस थी और कितनी कितनी प्यारी प्यारी बातें बता रही थी नाम से अपने, कैटरीना कैफ और नरगिस फाकरी। काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी, ठीक है। बहुत सिंपल था। आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सारी कहानी समझ लेना, सारे पोस्टुलेट समझ लेना, यही है बस इतना। अगर वो 4 मतलब एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रखेगा, अगर उसका मन करा कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो इन्हीं पोस्टुलेट से कोई ना कोई क्वेश्चन रखेगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखेगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनाने का मन हुआ तो वो क्या करेगा? वो ग्राफ से बना देगा। तो मैंने आपको दोनों ग्राफ की स्टडी करा दिए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें केमोक्सी अड्डा के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।